हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा चैनल ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, जो हम मौर्य काल है उसके क्वेश्चंस देख रहे थे और जो आगे की क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है चाणक्य यानी कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक का नाम ऑप्शन दे रखे हैं इंडिका, युद्ध नीति, मुद्रा राक्षस या फिर अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, जो चाणक्य की पुस्तक है उसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। और जो मुद्रा राक्षस थी दोस्तों वो थी विशाखदत्त की और इंडिका थी मैगनीज की। आगे है इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, मतलब वो कौन सा शासक था जिसने अभिलेख लिखे और उसके थ्रू जनता तक अपने संदेश पहुंचाया? तो दोस्तों वो था अशोक। कौन था? अशोक सम्राट। आगे दोस्तों, आगे है सम्राट अशोक के समय कलिंग था। अशोक के समय कलिंग किस राज्य का क्षेत्र था? ऑप्शन दे रखे हैं बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है तटवर्ती उड़ीसा, तीसरा है बंगाल का तटवर्ती, चौथा है असम का पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों, जो कलिंग था दोस्तों वो था तटवर्ती उड़ीसा। तटवर्ती उड़ीसा का क्षेत्र था कलिंग। ठीक है दोस्तों, आगे है सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने व कब सफलता हासिल की? तो दोस्तों, कुल मिला के अशोक के जो अभिलेख है उनको किस विद्वान ने और कब पढ़े? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है जेम्स प्रीसेप्स। जेम्स प्रीसेप 1837 में पढ़े। किसने पढ़े? जेम्स प्रीसेप और 1837 में पढ़े। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। आगे है ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? सेल्यूकस कहाँ का शासक था? ग्रीक का था। और इसको किसने हराया? ऑप्शन दे रखे हैं बिंबिसार, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त मौर्य। दोस्तों, जो सेल्यूकस था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे है सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, में किन पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है? दोस्तों, याद रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सारनाथ जो स्तंभ है जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, इस स्तंभ में किन किन पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है? तो ऑप्शन दे रखे हाथी, अश्व, बैल, गाय, सिंह, खरगोश, बैल और सिंह। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होने वाला है वो है एक तो हाथी है, एक अश्व है, बैल और सिंह है। कौन कौन सा है? हाथी है, अश्व है, बैल और सिंह। तो इसका मतलब जो डी और ए वाला ऑप्शन है, डी ए वाला ऑप्शन कौन सा है? 4th नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। मतलब इस जो सारनाथ स्तंभ है उस पर दोस्तों एक तो हाथी है उत्कीर्ण, एक अश्व है, एक बैल है और एक सिंह है। याद रखना। आगे देखते हैं। आगे है सम्राट अशोक के 14 शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित स्थानों को उनके क्षेत्रों से सुमिलित कीजिए। तो दोस्तों देखिए, शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, कलसी और गिरनार ये अभिलेख है और किन किन स्थानों से प्राप्त हुई आगे दे रखा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं कि जो शाहबाजगढ़ी है दोस्तों वो मिला है पाकिस्तान पेशावर ज़िले से। मतलब ए में ए, जो शाहबाजगढ़ी है वो कहाँ से मिला है? पाकिस्तान पेशावर से। आप याद कैसे रखोगे? देखो, इसमें शाह आ रहा है, मतलब शाह आ रहा है, शाह, और इसमें देखो ये शाह आ रहा है पेशावर में। ठीक है दोस्तों, आगे दे रखा है मनसेहरा। मनसेहरा दोस्तों देखो पाकिस्तान के हजारा ज़िले से मिला है। अब देखो मनसेहरा में ह आ रहा है और यहाँ पर भी हजारा ह आ रहा है हजारा में, तो ये ह से ह हो गया। फिर कलसी जो है दोस्तों वो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के देहरादून ज़िले से मिला है। और गिरनार कहाँ है दोस्तों? गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में। समझ में आया होगा दोस्तों। जो शाहबाजगढ़ी है पाकिस्तान के पेशावर ज़िले से मिला है, मनसेहरा जो पाकिस्तान के हजारा ज़िले से मिला है, और जो कलसी है वो उत्तराखंड के देहरादून ज़िले से मिला है, और जो गिरनार है दोस्तों वो गुजरात के काठियावाड़ ज़िले से मिला है। तो दोस्तों, ए में ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी। ठीक है दोस्तों, देखो ए में ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही होने वाला है। आगे देखते हैं।
सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियां हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों वो है 24। कितनी है? 24। आगे देखते हैं, सुमेलित करने का क्वेश्चन है। एक तरफ पुस्तकें दे रखी है, एक तरफ रचयिता दे रखे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है वो लिखी है कौटिल्य ने। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। इंडिका लिखी है दोस्तों मैगस्थनीज ने। मुद्रा राक्षस लिखी है दोस्तों विशाखदत्त ने। और परिशिष्ट प्रबंध लिखी है हेमचंद ने। तो देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र ए में डी, मतलब अ में क्या है? डी है। तो ए में डी कहाँ पर है? एकमात्र ऑप्शन देखो दोस्तों, ये 2 नंबर ऑप्शन, ए में डी है, फिर ब में जो है वो सी है, फिर स में बी है और द में ए है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा सही होने वाला है। आगे देखते हैं, दिव्य अवदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो दोस्तों अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया वो था उपगुप्त। कौन था? उपगुप्त। इसके बारे में छोटी सी कहानी है कि जो मतलब अशोक जब जीत जाता है दोस्तों, तो एक मतलब एक सेनापति आके कहता है कि सम्राट हम जीत गए। तो अशोक खुश होता है, बोलता है कि मैंने कलिंग को विजय कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि एक सन्यासी आता है जिसका नाम होता है उपगुप्त, और वो आके कहता है राजन आप हार गए। तो राजन बोलता है, मतलब अशोक कहता है कि मैं कैसे हार गए, मेरे सैनिक तो आके बोल गए, वो अभी बोल के गया है कि तो हम जीत गए, हमारी जीत हुई। लेकिन फिर उपगुप्त कहता है कि नहीं, एक राजा की भांति आप हार गए, लेकिन एक अगर आप सच्चे दिल से सोचे, मतलब एक मनुष्य की भांति सोचे तो आप हार गए। देखो बाहर जाके देखिए कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने मतलब प्रताड़ित है, दुख देख रहे हैं, मतलब ये खून से लथपथ हैं। तो दोस्तों अशोक को दया आ जाती है और उसी टाइम से उसने मतलब रणघोष को त्याग कर दम घोष को अपनाता है। और वो जो दीक्षित करने वाला होता है दोस्तों वो होता है उपगुप्त, और उपगुप्त ने ही लिखा है दिव्य अवदान, याद रखना। आगे है, किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? ऑप्शन दे रखे भाब्रू शिलालेख में, ब्रह्मगिरी शिलालेख में, सांची स्तंभ लेख में, सारनाथ स्तंभ अभिलेख में। तो दोस्तों जो है ना, अशोक बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है वो है बाबरू का शिलालेख। किस शिलालेख में करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाबरू का शिलालेख। आगे है, निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? याद रखना, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? तो वो कौन सा अभिलेख? ऑप्शन दे रखा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का मास्की लघु शिलालेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख। दोनों का जो नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों वो था वैश्य पुष्यगुप्त, और इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। याद रखना दोस्तों, कौन था सौराष्ट्र का राज्यपाल? वैश्य पुष्यगुप्त, और इसने सौराष्ट्र मतलब जो झील है सुदर्शन झील उसका निर्माण करवाया था। आगे है, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। मतलब अशोक का जो दो भाषा में मिलता जो अभिलेख है दोस्तों वो कहाँ से मिला है? कौन सी भाषा? यूनानी और अरबी यानी कि अरामाइक, दोनों भाषा में खुदा हुआ अशोक का द्विभाषी उत्कीर्ण लेख कहाँ से मिलता है? मनसेरा से, पुष्कलावती से, शाहबाजगढ़ी से, या फिर कंधार में? तो दोस्तों वो मिलता है कंधार में। कहाँ मिलता है? कंधार में। आगे है, रुमीनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? रुमीनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? ऑप्शन दे रखे हैं अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर मिनेंडर। तो दोस्तों जो रुमीनदेई अभिलेख है या स्तंभ लेख है वो दोस्तों है अशोक के शासनकाल का। किसके शासनकाल का है? अशोक के शासनकाल का है। आगे है, मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं पुष्यमित्र शुंग ने, पुलकेशिन सेकंड ने, अलेक्जेंडर ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो दोस्तों इसको जो नष्ट किया, मौर्य साम्राज्य का खात्मा किया वो था पुष्यमित्र शुंग ने। और इसने मौर्य राज्य का जो अंतिम शासक था वरदत्त की हत्या की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने
और शुंग वंश की नींव रखी। याद रखना किसकी हत्या की थी? वृहदत्त की, वृहदत्त। और मारने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग। आगे है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ऑप्शन दे रखे स्तंभ, स्तूप, गुफा कला या चैत्य। तो दोस्तों इसका आंसर है स्तंभ। क्या है? स्तंभ। आगे है, सारनाथ धम्म चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन दे रखे हैं क्रांति, न्याय, धर्म चक्र परिवर्तन या फिर दम। तो दोस्तों जो सारनाथ धम्म चक्र है वो दर्शाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या दर्शाता है? धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। आगे है, श्रवणबेलागोला स्थित है। दोस्तों ये श्रवणबेलागोला वही है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबहु के साथ जाकर मतलब जैन धर्म स्वीकार किया था और संथाला प्रथा से अपने जीवन का त्याग किया था। तो दोस्तों श्रवणबेलागोला जो है वो है कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अशोक महान इतिहास में जाना जाता है। क्या क्वेश्चन है? अशोक महान इतिहास में जाना जाता है हिंसा और विजयों के लिए, प्राकृत में कविता लिखने के लिए, शांति और अहिंसा के लिए, जंगली जानवरों की शिकार के लिए। तो दोस्तों जो अशोक सम्राट है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने मतलब लास्ट में जाते क्या किया था? उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया था, इसीलिए वो आज फेमस है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो मैंने खुद बनाए हैं किताब से पढ़ के। तो हो सके तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और सारे क्वेश्चंस को समझें। थैंक यू दोस्तों।